हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन, यानी कि हम बात कर रहे हैं श्वसन के बारे में। तो अगर अभी तक देखा जाए कि हमने श्वसन में क्या पढ़ा है, तो हमने कहा कि बेसिकली श्वसन होता क्या है या रेस्पिरेशन क्या होता है। हमने कहा सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। ये जनरली हम जानते थे जब तक हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया था। अब हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया है, तो हमने कहा रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, या ऑक्सीजन को हम अंतर श्वसन में लेते हैं, या ऑक्सीजन को हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं सांस के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं। इतनी चीजें हमने डिस्कस की हैं। हमने कहा श्वसन जो है, श्वसन की जो प्रक्रिया जो है, वो 3 भागों में पूरी होती है। ठीक है, सबसे पहले आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जिसको हम कहते हैं बाह्य श्वसन। ठीक है, फिर आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। जिसको हम कहते हैं आंतरिक श्वसन। लास्ट आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। जिसको हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन। इतनी बात प्रीवियस लेक्चर में हमने कर ली थी। हमने कहा श्वसन की जो प्रक्रिया है वो 3 भागों में, 3 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसे हम बाह्य श्वसन कहेंगे। फिर आता है इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसे हम आंतरिक श्वसन कहेंगे। और फिर आता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्लियर है इतना? चलिए, अब हमने कहा कि श्वसन जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन नहीं है, या सिर्फ इंटरनल रेस्पिरेशन या आंतरिक श्वसन नहीं है, या सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन नहीं है, बल्कि इन तीनों स्टेप्स को मिला करके, इन तीनों फेजेस को या तीनों प्रक्रियाओं को मिला करके हम कहते हैं श्वसन की प्रक्रिया हमारे शरीर में हो रही है। सबसे पहले होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, और जब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो जाएगा तो उसके बाद होता है यहाँ पर इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन जब होता है तो फिर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, और तब जाकर के हम कहते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया पूरी हुई है। अब श्वसन की प्रक्रिया स्टार्ट करने से पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन सबसे पहले हमें पढ़ना है। तो हम कह सकते हैं कि पहला स्टेप ये है, फिर दूसरा स्टेप ये है, फिर तीसरा स्टेप ये है। और इनको स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन या श्वसन क्यों हमारे शरीर में होता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इतनी बात की है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा जब हमारी बॉडी में क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। डाइजेशन यानी कि जब हमारे शरीर में पाचन हुआ, तो पाचन के बाद क्या बना, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ये ग्लूकोज कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड से हमारे सेल्स में जाता है। ठीक है, यानी कि ब्लड में क्या है, ग्लूकोज गया, फिर सेल्स में क्या गया, ग्लूकोज गया। तो क्या हमने बोला जो पाचन है, पाचन के बाद क्या बना, ग्लूकोज बना। ग्लूकोज बना है। ये जो ग्लूकोज है वो कहाँ जाता है, हमारे रक्त में जाता है।
हमारे रक्त में जाता है और उसके बाद हमारी कोशिकाओं में जाता है, क्योंकि इसी ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी या ऊर्जा मिलेगी। तो हम कैसे देखते हैं, ये है हमारी कोशिका, ठीक है, या किसी भी जीव की कोशिका, ठीक है, और इसमें क्या आया, यहाँ पे ग्लूकोज आया, इसमें क्या आया है, ग्लूकोज आया है। इस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा चाहिए, लेकिन ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी, जब ग्लूकोज टूटेगा। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए यहाँ पर चाहिए होती है ऑक्सीजन, जो हम सांस के रूप में लेते हैं, ठीक है। इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, ऑक्सीजन चाहिए होगी। जब यहाँ पर ग्लूकोज टूटेगा तब क्या बनेगी, एनर्जी या ऊर्जा हमें मिलती है। इसके अलावा एक और गैस निकलती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसे हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है जब हम सांस को छोड़ते हैं, ठीक है। ये बात भी हमने कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, हम सारी चीज़ें जो हैं वो रिवाइज कर रहे हैं, अभी तक हमारा रिवीजन चल रहा है। तो अभी तक हमने क्या बातें की हैं, हमने कहा जो श्वसन है वो 3 प्रक्रियाओं में पूरा होता है। और श्वसन हो क्यों रहा है, तो हमने कहा श्वसन इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ना है, ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी हमारे पास आती है, ठीक है। अब आते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया था, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है, हम ध्यान देंगे यहाँ से। जल्दी से आप लोग लेवलिंग कर लेंगे। अगर प्रीवियस लेक्चर में आपने डायग्राम नहीं बनाया है तो अभी आप साथ साथ में क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, और सेम यही स्ट्रक्चर यहाँ भी आएगा, ठीक है। आपके दोनों पार्ट्स में जो स्ट्रक्चर आते हैं
वो सेम आते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे लेबलिंग। सबसे पहले ये जो आपके नोज है, यहाँ पर आपने देखे होंगे क्या होते हैं, नासा द्वार होते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, नॉस्ट्रल्स, या इनको हम नाम देते हैं नासा द्वार। ठीक है, ये आपकी आती है फूड पाइप। ये चलो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो आपका आता है इसको हम कहते हैं नेजल कैविटी, जिसे हम कहते हैं नासा गुहा। ठीक है, और इसको हम कहते हैं, चलिए अब नासा गुहा के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है जहां पर कुछ ऐसे छल्ले लगे होते हैं, इसको कहते हैं ट्रैकिया या विंड पाइप, या इसे कहते हैं वायुनली। क्या नाम दिया जाता है, वायुनली। और ये जो रेड में आपके पास आती है इसको हम कहते हैं फूड पाइप। ये आपके बक्कल कैविटी होगी, फूड पाइप बाद में होगी। बक्कल कैविटी या मुख गुहा। ये जो दो स्ट्रक्चर आपने देखे, ये बॉक्स जैसे संरचना, इन दोनों को हम कहते हैं लंग। ठीक है, दोनों को मिला करके लंग्स, प्लूरल में होगा, क्या होगा, लंग्स, लंग या फेफड़ा। क्योंकि एक फेफड़ा है तो फेफड़ा कह रहे हैं, दोनों फेफड़ों को हम फेफड़े कहते हैं या लंग्स कहते हैं। तो ये एक फेफड़ा है और ये दूसरा फेफड़ा है, दो लंग्स हमारे बॉडी में होते हैं, यही हमने बोला है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ट्रैकिया है वो आपने कहा ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हम लास्ट जो पार्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। लास्ट ये जो बलून जैसे संरचनाएं हैं इनको कहा जाता है एल्वियोलाई। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे इन्हें, ये पढ़ते हैं इसको एल्वियोलाई। ठीक है, आप एक बार देख लेंगे, इसको हम कहेंगे एल्वियोलाई। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो सबसे पहले आपको नोट करनी है ये चीजें, डायग्राम बनाना है और ये चीजें आपको यहाँ पर क्या कर लेनी है, नोट कर लेनी है। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब हमें ये जो पैसेज है ये ध्यान देना है। अच्छा, एक और लेबलिंग कर लेंगे। यहाँ पर जब ये दो भागों में टूट जाता है तो इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या देना है, सीक्वेंस ध्यान देना है। ध्यान देखिए, डायग्राम बनाना है और डायग्राम इसीलिए बनाते हैं ताकि हमें सीक्वेंस का पता चले। एक और चीज, हमने यहाँ पे बक्कल कैविटी या मुख गुहा क्यों बनाई है, ताकि आपको ये पता चले कि एक ऐसा पैसेज आता है, एक ऐसा रीजन आता है जहां पर आपकी आपके जो मुख गुहा है, यानी कि जो आपके बक्कल कैविटी है और आपकी जो नेजल कैविटी है, वो दोनों यहाँ पे मिलते हैं। तो ये वो स्थान है, जैसे कि कभी आपने देखा होगा और यहीं पर आपने कहा, यहीं पर आपने कहा कि जो यहाँ पे ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम सीक्वेंस पे ध्यान देंगे।
यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो उसका एक सीक्वेंस होता है, उसको देखेंगे तो हमने क्या देखा। सबसे पहले जब आपने सांस ली तो आपकी जो नॉस्ट्रल्स हैं, आपके जो नासाद्वार हैं, आपने नासाद्वार के माध्यम से सांस ली। नासाद्वार सांस या ऑक्सीजन हम कहेंगे, नासाद्वार से जो ऑक्सीजन है वो आपकी नेजल कैविटी में जाती है, ठीक है, आपके नेजल कैविटी या आपके नासा गुहा में जाती है। नासा गुहा से किसकी बात चल रही है, ऑक्सीजन की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पर नंबरिंग ना करके हम ऑक्सीजन को लेंगे। ये है ऑक्सीजन जो गई नॉस्ट्रल में, नॉस्ट्रल से जो ऑक्सीजन गई है वो नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से जो ऑक्सीजन जाती है वो आपके ट्रैकिया, या जिसे आप विंड पाइप या वायु नली भी कहते हैं, वो आपके ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया से जो ऑक्सीजन है, ट्रैकिया से जो ऑक्सीजन है वो ब्रोंकाई में जाती है, ठीक है। ब्रोंकाई से आपने कहा ब्रोंकियोल से होते होते एल्वेलाई में जाती है। एल्वेलाई जो कि लंग्स में है, जो कि लंग्स में पाया जाता है, ठीक है, एल्वेलाई में जाती है। ये सीक्वेंस है किसका, ऑक्सीजन का। ये सीक्वेंस होगा किसका, ऑक्सीजन का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या सीक्वेंस होगा, इसका जस्ट अपोजिट सीक्वेंस हम बना लेते हैं, ठीक है। ये एल्वेलाई में है, अच्छा हम आगे भी जाएंगे ऑक्सीजन। अभी एल्वेलाई में जब ऑक्सीजन चली जाती है, वहां से उसके बाद क्या होता है ऑक्सीजन का, आपने कहा एल्वेलाई से ये जो ऑक्सीजन है ये जाती है किस में, ब्लड में, और ब्लड जाता है आपकी हर एक सेल, हर एक कोशिका में, और अब जो ऑक्सीजन होगी वो हर कोशिका तक यहाँ पर पहुंचाई जाती है। तो ये एक सेल है और यहाँ पर क्या आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है। ऑक्सीजन क्या करेगी यहाँ पर, सेल जो शब्द है वो हटा लेते हैं। ऑक्सीजन जब यहाँ पर आ जाती है तो ये क्या करेगी, ग्लूकोज को तोड़ करके क्या निकालेगी, एनर्जी भी निकालेगी, और यहाँ पर क्या बनेगा, CO2 भी रिलीज होता है, ठीक है। ये सीक्वेंस ध्यान है, इस सीक्वेंस को सबसे पहले तो ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम कहें कि रेस्पिरेशन, यही रेस्पिरेशन है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन पूरा नहीं हुआ है, अभी तो हमने सिर्फ इनहेल किया है, सांस अंदर ली है, सांस को छोड़ना भी तो है। हमने कहा यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो हमने कहा ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलता है ग्लूकोज के साथ, और ग्लूकोज यहाँ पर एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ये जुड़ेगा, ये ऐड हो जाएगा आपकी ब्लड के साथ, ठीक है। आपके ब्लड से ये कहाँ जाएगा, एल्वेलाई में जाता है, ठीक है। एल्वेलाई से ये कहाँ पे जाएगा, ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई से ये जाएगा ट्रैकिया में, हम डिफरेंट कलर से दिखाएंगे ताकि हमें चीजें जो हैं वो क्लियर हों, ठीक है। ये है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी ब्लड में, ठीक है। ये कहाँ जाती है, ब्लड में जाती है, यानी कि हमारे रक्त में जाती है, ब्लड से हमारे एल्वेलाई में जाती है, ठीक है। एल्वेलाई से हमारे ब्रोंकाई में जाती है, ठीक है। ब्रोंकाई से ट्रैकिया में जाती है, ठीक है। ट्रैकिया से आपकी नेजल कैविटी में जाएगी, नेजल कैविटी से आपके नॉस्ट्रल्स में जाती है, आपके नॉस्ट्रल से बाहर निकल जाती है। एक्चुअली में रेस्पिरेशन यही है, ठीक है। जो कि अभी आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, आपको लग सकता है कि ये प्रोसेस बड़ी जटिल है,
जटिल नहीं है, सिंपल सी चीज है, यही रेस्पिरेशन है, आपको चैप्टर में यही पढ़ना है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो है वो है यहाँ पे डायग्राम को समझना। और जब हम डायग्राम को समझेंगे तो डायग्राम में अब हमें क्या समझना है कि जो रेस्पिरेशन के अलग अलग टाइप हमने पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है वो आपके नासाद्वार और आपके बाहरी वातावरण के बीच में होता है। यानी कि जब आप अपने नासाद्वार से ऑक्सीजन को लेते हैं और नासाद्वार से ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो इसी को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो कहाँ पर हो रहा है, तो आपने कहा कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पर हम अगर देखें, हमने कहा ऑक्सीजन अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली। ये जो प्रक्रिया है इसी को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, यानी कि यहीं पर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। जो बाह्य श्वसन है, बाह्य श्वसन का मतलब है कि आपके जो नासाद्वार हैं वो ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन है वो होता है यहाँ पर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। समझ आया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? तो डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो हमने कहा हमारे नासाद्वार से ऑक्सीजन का अंदर आना और हमारे नासाद्वार से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना क्या कहलाता है? यहाँ पे बाह्य श्वसन कहलाता है या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। ये डेफिनेशन आप लोग एक बार नोट कर लेंगे। चलिए, अब बात हुई है यहाँ पर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप कौन सा हमारा आता है? पहले तो हुआ बाह्य श्वसन, ठीक है, फिर आता है इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कि आंतरिक श्वसन। ठीक है, आंतरिक श्वसन में क्या होगा? आंतरिक श्वसन को पढ़ने के लिए हमें बनाना है यहाँ पर लंग्स। ये तो है हमारा ट्रैकिया या विंड पाइप। विंड पाइप अब दो पार्ट में यहाँ पर ऐसे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यही हमने देखा था। और यहाँ पर हमारा आता है लंग यानी कि फेफड़ा। अब हमने ये देखा है कि इस प्रकार से ब्रांचेस बनती हैं और इन ब्रांचेस में क्या आता है? एल्विलाई आता है। यहीं से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स समझते हैं, रक्त वाहिनियां, यानी कि जिनमें हमारा जो रक्त है, जो ब्लड है वो फ्लो करता है। हमारी पूरी बॉडी में पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। पाइप यानी कि पाइप इसलिए कह रहे हैं जैसे पाइप में पानी बहता है, वैसे ही इन वेसल्स में हमारा जो रक्त है वो बहता है। जब हमने बाह्य श्वसन किया, यानी कि हमारे जो नॉस्ट्रल से, हमारे नासा द्वार से जब ऑक्सीजन अंदर आए, तो नासा द्वार से कहाँ आई? सीक्वेंस हमने देखा है यहाँ पे। नासा द्वार से ये कहाँ पर आएंगे? हमारी नेजल कैविटी या नासा गुहा में आएंगे। नासा गुहा से कहाँ पे आएगा? ट्रैकिया या वायुनली में आएगा। ट्रैकिया से आएगा ब्रोंकाई में, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ अंदर को गई। ठीक है, यहाँ से होते होते जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगी? यहाँ पर एल्विलाई में चली जाएगी। सेम यही चीज हम यहाँ पर बना लें। ठीक है, दो एल्विलाई बना लेते हैं जिससे हमारे लिए चीजें इजी हो जाए। थोड़ा सा हमें
ठीक है। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पर जब ऑक्सीजन अंदर आए तो ऑक्सीजन को हम दिखाएंगे रेड कलर में। ऑक्सीजन आ जाती है कहाँ, यहाँ एल्वेलाई में। ठीक है, एल्वेलाई में ऑक्सीजन भर जाती है। एल्वेलाई जो है, ये जो एल्वेलाई है, ये बलून जैसी संरचनाएं होती है, जैसे गुब्बारा होता है वैसी संरचनाएं ये होती हैं। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये आपके ब्लड में चली जाएंगी। ये है ऑक्सीजन, ये क्या है आपका ब्लड है, यानी कि रक्त है हमारा, या जिसे हम खून भी कहते हैं। अब यहाँ मिल गई है ऑक्सीजन हमारे ब्लड में, लेकिन हमारे ब्लड में ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ साथ एक और गैस है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है यहाँ पे, सबसे पहले तो इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हमने कहा ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये भेजता है हमारे शरीर में रक्त को। ये हमारे अलग अलग कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब इन कोशिकाओं में जब क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है, इनमें ग्लूकोज भी है, तो हमने कहा यहाँ पर होगी ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी एक तो, और दूसरा यहाँ से जो रक्त निकलेगा उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहाँ से ऐसे, तो इस वाले ब्लड में ऑक्सीजन आती है और यहाँ से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकली है, यहाँ से। जब भी हमारा जो रक्त है वो किसी कोशिका में जाएगा तो वो कोशिका को ऑक्सीजन देता है और कोशिका से क्या ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। अब हमने कहा, ठीक है, अब ये जो रक्त जाता है वो जाता है हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में, और हमारे हृदय से ये जो रक्त जाता है वो कहाँ, हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में जाता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे फेफड़ों में जो रक्त यहाँ पर आ रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस डायग्राम को अगर हम और अच्छा बना लें तो हम क्या कर सकते हैं, पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बना लेते हैं। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और यहाँ बना लेते हैं ये है ऑक्सीजन भरी हुई है। ये ऑक्सीजन हमारे रक्त में आ गई है, यही बात हमने कही थी कि एल्वेलाई से ये ऑक्सीजन हमारे रक्त में आ जाती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे रक्त से कहाँ चली आएगी, यहाँ कार्बन इस एल्वेलाई में चली आएगी। ठीक है, ठीक है। अब हमने कहा ऑक्सीजन जो आई है वो अंदर हमने इनहेल की, अब ऑक्सीजन यहाँ आई है। अब ऐसा नहीं होता है कि ऑक्सीजन यहाँ आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जाएगी, एक्चुअली में एक ही एल्वेलाई में होता है। आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, ऑक्सीजन आई और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यहाँ से बाहर निकल जाती है, ये है CO2। तो एक्चुअली में ये जो प्रोसेस होती है, ये एक ही एल्वेलाई के अंदर होगी। कैसे होगी, देखो, हमने कहा हमारे रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चला जाता है एल्वेलाई में, और एल्वेलाई से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ आ जाता है। तो जब हमने सांस ली तो यहाँ ऑक्सीजन भर जाती है,
ठीक है, जो ऑक्सीजन यहाँ निकल जाएगी। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रकार से बाहर निकल जाती है। ठीक है, इस प्रकार का श्वसन जो हमारे लंग्स में होता है, हमारे लंग्स में क्या हुआ, ऑक्सीजन हमारे रक्त में आ जाती है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में चली जाती है। ये जो श्वसन है ये कहलाता है आंतरिक श्वसन या इंटरनल रेस्पिरेशन। इसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन या आंतरिक श्वसन। क्या कहेंगे इसे, आंतरिक श्वसन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन में क्या अंतर है, तो क्या आप बता सकते हैं? हमने डायग्राम को समझा है, क्या बता सकते हैं कि आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन में दोनों आपने पढ़ा, तो आपको क्या अंतर यहाँ पर दिखा? एक बार सोचिए। चलिए, तो अब आपके लिए होमवर्क में क्या है, हमने कहा हमने बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन पढ़ा है। आपने देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी तक आपको जो भी समझ आया है, आपसे ऐसा नहीं है कि आपको सही आंसर देना है, आपको जो भी समझ आता है आप अपना आंसर लिख करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।